ठीक है, चलो। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लिप। अभी रिफ्रैक्शन होता है, ये चीज़ हमने अभी तक तो सीखी। रिफ्रैक्शन ट्रांसल्यूसेंट मीडियम में और ट्रांसपेरेंट मीडियम दोनों में होता है। अच्छा, रिफ्रैक्शन मतलब क्या? अभी तक जो हम समझे उसमें रिफ्रैक्शन का मतलब आप क्या निकालते हो? रिफ्रैक्शन मतलब हाँ, बोलो बोलो बोलो। लाइट टच होके बिखर जाए। दैट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिफरेंट। रिफ्रैक्शन मतलब क्या? डायरेक्शन चेंज कर राइट। रिफ्रैक्शन का मतलब है अगर रोशनी सीधे सीधे जा रही है तो किसी वजह से उसका अपनी सीधी दिशा से बदल के किसी और दिशा में जाना, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह क्या है, आपको क्या लगता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी अपना रास्ता कौन सी सिचुएशन में बदल देती है? मीडियम में फर्क आने की वजह से। मान लो कि बहुत ही हल्का मीडियम है और उससे ज़्यादा डेंस मीडियम आए तो वो रोशनी अपना रास्ता बदलेगी। तो इससे रिलेटेड कोई नियम है कि इसी तरीके से बदलेगी या उसी तरीके से बदलेगी, ऐसा कुछ उससे रिलेटेड कोई रूल है? हाँ, वो कौन सा रूल है? वो रूल ये है कि जब भी रोशनी लो डेंसिटी में से हाई डेंसिटी में जाए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी रोशनी लो डेंसिटी में से हाई डेंसिटी में जाए तब वो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी। कहाँ मुड़ेगी? नॉर्मल के तरफ। और अगर लो डेंसिटी में से हाई डेंसिटी में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं। ग्लास स्लैब मतलब कांच का टुकड़ा, ठीक है, मोटा सा। अभी उस कांच के टुकड़े के एक तरफ से मैं रोशनी को डाल रहा हूँ। अभी ये जो रोशनी आ रही है ना, उस रोशनी को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। कैसे कहेंगे? इंसिडेंट मतलब आने वाली रोशनी। ये रोशनी जब कांच के ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाएगी तब वो जानी तो सीधी चाहिए। जो ये डॉटेड आपको जो दिख रहा है वो उसका सीधा रास्ता है, पर वो सीधा नहीं जा रहा, वो नॉर्मल के तरफ। तो यहाँ पे एन एन डैश आपको दिख रहा है, एन एन डैश, वो उसका नॉर्मल है। मतलब जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है और ग्लास की जो सरफेस है वहाँ पे बनाया गया 90 डिग्री, उसको हम कहेंगे नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो कि ये जो रोशनी है जो सीधी जानी चाहिए थी वो लो डेंसिटी एयर में से हाई डेंसिटी ग्लास में घुसने की वजह से वो रिफ्रैक्ट कर रही है और नॉर्मल के तरफ मुड़ी है। देखो ये थोड़ा इस तरफ आ गया, ठीक है। तो ये जो रे इंसिडेंट मुड़ गई है उसका नाम अभी कांच के अंदर हम क्या रख देंगे? रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ तक चीज क्लियर? अभी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पूरी जिंदगी तो कांच में रहने नहीं वाली। जैसे ही वो कांच में से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे हाई डेंसिटी में से लो डेंसिटी में गई तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे सीधी जानी चाहिए थी यहाँ से, पर ये वापस से नॉर्मल से दूर चली गई। यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊँ ना तो कुछ ऐसे ही बनेगी। ऐसे सीधी जानी चाहिए थी पर वो सीधी नहीं गई, वो नॉर्मल से दूर हो गई। अभी ये जो नॉर्मल से दूर होने के बाद भी अगर यहाँ पे स्लैब नहीं होता तो ये और ये तो एक दूसरे से पैरेलल ही रह रही है। अच्छा, इन दोनों के पैरेलल रहने का रीजन जानते हो जो मैथ से जुड़ा हुआ है? ये दोनों पैरेलल क्यों हो रहे हैं पता है? ठीक है, मैं कुछ ऐसा दिखाता हूँ। ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। इसी वजह से ये रोशनी और ये रोशनी हमेशा पैरेलल ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हवा ग्लास हवा है, हवा ग्लास हवा। हाँ, हवा ग्लास पानी होता तो पैरेलल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी फिर से चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, जिस एंगल पे वो दाखिल हो रही है वहाँ पे मैंने I1 लिखा हुआ है, जिसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अच्छा, जितना रिफ्रैक्ट हो रहा है उसको मैंने R1 लिखा है, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल। मेरा एक सवाल है, क्या I1 और R1 इक्वल है? क्या I1
और R1 इक्वल है? नहीं, इसका जवाब है नो। हाँ, क्योंकि ये देखो इतना शॉर्ट है। हाँ, ये और ये अगर ये होता ना तो ये दोनों इक्वल होते, पर इतना वो कम हो गया है, देख रहे हो? तो I1 इज नॉट इक्वल टू R1, ये चीज हमेशा याद रखना, I1 इज नॉट इक्वल टू R1। सिमिलरली I2 इज इक्वल्स टू R2, I2 इज नॉट इक्वल्स टू R2, क्योंकि यहाँ पे भी ये थोड़ा सा बढ़ गया है। बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ तक चीजें क्लियर जा रही है? ठीक है। अच्छा, क्या R1 और I2 सेम होंगे? हाँ, ये तो नहीं है। R1 और I2 क्या ये सेम होंगे? हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो Z बन रहा है और ये ग्लास के अंदर सेम मीडियम में है। अच्छा, इन द सेम वे क्या I1 और R2 सेम होंगे? क्योंकि दोनों हवा के मीडियम में है और ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बट R1 इज इक्वल्स टू I2 एंड I1 इज इक्वल्स टू R2। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। यहाँ पे कांच के स्लैब के, अगर कांच का स्लैब नहीं होता तो ये रोशनी सीधी सीधी चली जाती, पर क्योंकि कांच का स्लैब है ये रोशनी अपनी जगह से शिफ्ट कर रही है। तो यहाँ पे O डैश और L जो है वो रे का शिफ्ट दिखाता है। इस शिफ्ट को बढ़ाया जा सकता है अगर बहुत ही ज़्यादा डेंस कांच लिया जाए, और घटाया जा सकता है अगर कांच ज़्यादा डेंस ना हो। क्लियर हो गया? श्योर? इसमें कुछ डाउट है तो इसको बना लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो। ठीक है। अच्छा, तो ये रिफ्रैक्शन के दो लॉज है जो आपको याद रहने चाहिए। पहला लॉ जो है ना वो लाइट के लॉ के तरह ही है। लाइट का फर्स्ट लॉ आपको याद है? हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद है आप लोगों को? ये मैं रब कर रहा हूँ। वो तो सेकंड, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ, सॉरी, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ऐसा कुछ था। तो इसमें भी फर्स्ट लॉ वैसा ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, रे ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, देखो तीन रे हैं, इंसिडेंट मतलब आने वाली, रिफ्रैक्ट होने वाली, और रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलने वाली। ठीक है, ये और बनाए गए दोनों नॉर्मल, ये सब कुछ एक ही प्लेन में होगा। फिर से, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट एन इंसिडेंट पॉइंट and an emergent point all lies in a single plane। ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में होती है। प्लेन मोड़ दिया तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि रोशनी हमेशा सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ठीक है। दूसरा लॉ वैसे तो सिंपल है, पर मैं एक ट्रिक से आपको वो याद रखने के लिए बोलूँगा। सीने में है अय्यर, सीने में है अय्यर तो कौन डरे? क्या है? सीने में है अय्यर तो कौन डरे। इसको बस याद रख लो। अच्छा, सीने मतलब साइन, सीने में है अय्यर तो सीने में है आई, सीने में है आर। सीने में है अय्यर, सीने में है आई, सीने में है आर, तो कौन डरे? कौन यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, सीने में है आई मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन। इंसिडेंट एंगल का साइन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, अगर इसमें और इसमें साइन लगाओ और उसका रेशियो निकालो तो हमेशा मीडियम के लिए सेम ही निकलेगा। चाहे I1 R1 लो तो भी सेम निकलेगा, I2 R2 लो तो भी सेम ही निकलेगा। बस शर्त ये है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हवा कांच है तो कांच हवा ही होना चाहिए, अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो ये कांस्टेंट बदल जाएगा। इन शॉर्ट इंसिडेंट एंगल का साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसी नियम को और एक नाम से जान सकते हैं, वो है स्नेल्स लॉ। हाँ, स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने ये चीज़ देखी थी, इसलिए इसको स्नेल का नियम कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी में मैं बता दूं कि ये इंसिडेंट रे है वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, और ये जो रिफ्रैक्शन है वो 15 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। और स्नेल्स लॉ की कोई वैल्यू दे दूं, ये जो कांस्टेंट है उसकी कोई वैल्यू दे दूं, या मैं आपको बोलूं कि कांस्टेंट की वैल्यू आप ढूंढो, तो उससे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। हालांकि ऐसे प्रॉब्लम आएंगे नहीं, पर स्नेल्स लॉ काफ़ी पॉपुलर है, स्नेल्स लॉ वो पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? कोई डाउट है? ठीक है, ये स्नेल्स लॉ लिख लो, ये ट्रिक भी लिख लो अगर ज़रूरत पड़े तो। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? पर मैं इसको, वैसे तो बहुत इजी है, पर एक जैसे अभी हमने एक स्नेल्स की एक ट्रिक बनाई, इसी तरीके से इसकी भी एक ट्रिक बना देता हूँ, और वो ट्रिक है ओफो मेरा व्रत है। ओफो मेरा व्रत है, ठीक है। अच्छा, ओफो मेरा व्रत है में ओफो का मतलब है ऑफ। क्या हुआ, हिल गया? चेक कर लो। नहीं, सही है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ओफो में ऑफ मेरा का कुछ नहीं, और व्रत का है WRT, वीकली रिवीजन टेस्ट नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू। क्या? विथ रिस्पेक्ट टू। ये है ऑफ और ये है विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे कि मैं अगर हवा और कांच की बात करता हूँ, जैसे कि हमने स्लैब में देखा, तो मैं इसको लिखूँगा, इसको शायद ईटा ही कहते हैं, पर अभी इसको एन समझते हैं। ईटा शायद ऑलमोस्ट ईटा कहते हैं, पर मैं श्योर नहीं हूँ। ये है ईटा। तो यहाँ पे मान लो कि ये मीडियम 1 है ना, ये मैंने लिखा 1 और 2। क्या लिखा? 1 और 2। तो इसको पढ़ोगे क्या है? ईटा 1 2, ठीक है, या N12 फिलहाल के लिए। तो इसका मतलब है ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको क्या बोलेंगे? ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ओफो मेरा व्रत है, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करना है? यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 2 1। क्या? यहाँ पे 2 1। तो यहाँ पे लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। देखो ईटा 1 2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको कैलकुलेट करना है तो 2 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर इसमें मैं ईटा 1 2 की जगह पे ईटा 2 1 कर दूं तो इसको बोलेंगे क्या? पहले तो ये बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वेरी नाइस। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लाइट
in medium 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अभी ये मैंने पहले तो आपको ट्रिक से फॉर्मूला क्या बनेगा वो समझा दिया। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या उसको समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या उसको समझो। जैसे कि रोशनी जो है वो स्पेस में कैसे ट्रैवल करती है, विदाउट एनी मीडियम, ईथर में। ठीक है, ईथर मतलब नो मीडियम अवेलेबल, और वहाँ पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। पर जब भी रोशनी किसी तरीके के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो तब वो एटमॉस्फेयर उस रोशनी के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, मतलब उसकी स्पीड को कम करने का काम करता है। उस वक्त उसकी स्पीड कम हो जाने की वजह से वो नेचुरली मोड ले लेता है। ये जो मोड वो ले रहा है वो हमेशा नॉर्मल के तरफ जाता है। कब? जब हल्के मीडियम में से भारी मीडियम में जाए तब। और अगर भारी मीडियम में से हल्के मीडियम में जाता है, जैसे कि मैं लेज़र लाइट लूँ और पृथ्वी में से स्पेस में करूँ, तो पृथ्वी पे हायर डेंसिटी है और स्पेस में लोअर डेंसिटी, तो तब उसकी स्पीड जब तक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में है कम होगी। जैसे ही पृथ्वी का एटमॉस्फेयर छोड़ेगा उसकी स्पीड, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगा वो नॉर्मल से दूर जाएगा। स्पीड कम हो तो नॉर्मल के तरफ आएगा, स्पीड बढ़े तो नॉर्मल से दूर जाएगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना वो दूर जाएगा, ऐसे समझो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही होता है कि पहले के कंपैरिजन में दूसरा कितना कम हो रहा है या कितना बढ़ रहा है, कितना गुना। जैसे कि अभी आपकी बुक में ही मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। ठीक है, और एक एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। चलो, जैसे कि फ़िलहाल मैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझा रहा हूँ वो है हवा और कांच के बीच में। पर अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पेस के कंपैरिजन में लूँ, यानी कि वैक्यूम के कंपैरिजन में लूँ, तो ये WRT वाला टर्म चला नहीं जाएगा, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू जब भी वैक्यूम करो तब ये 1 चला जाएगा, और इसको सब हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलोगे? हाँ, तो फिर से मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या फ़र्क है? कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप वही चीज़ कर रहे हो, बट कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? स्पेस वैक्यूम के साथ। ठीक है, तो जब स्पेस वैक्यूम आ जाए तब इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला वही रहेगा, पर यहाँ पे क्या चेंज होगा? मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कांच का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ मीडियम 2 का, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एब्सोल्यूट में। क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है, तो उस टेबल में देखो अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं? ठीक है, उसमें हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, 1.0003। हाँ, और आइस का? 1.31। अच्छा, उसी तरीके से नीचे जैसे जैसे जाते जाते हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। देखो, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डायमंड का है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? श्योर? ठीक है, तो हाँ, इतना लिख लो, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। कुछ सवाल है उसको बस डिस्कस कर लेते हैं, बाद में ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। ब्लू बुलेट का पहला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 150। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ एयर एंटर्स obliquely into water
एक रोशनी है जो हवा से पानी के अंदर एंटर कर रही है. हवा इज लाइटर मीडियम एंड पानी इज डेंसर मीडियम. डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो वो रोशनी की किरण जो हवा से पानी में जा रही है वो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी. नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी. क्यों? यहाँ पे लिखा भी है वाई. क्योंकि सर वाटर डेंस है और जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट विल धीमी पड़ जाएगी. डिक्रीज. अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो मैंने लिख रखा है. थर्ड पे आ जाओ. फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ अ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा मटेरियल होगा इस टेबल के आधार पे? डायमंड. डायमंड सबसे ज़्यादा डेंस है और सबसे कम डेंस एयर. हवा है. ठीक है. फिर फोर्थ, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर. आपको कैरोसिन, टर्पेंटाइन और पानी 3 चीज़ें दी गई है. इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट? यूज द इंफॉर्मेशन इन टेबल 9.3. कैरोसिन, टर्पेंटाइन और पानी में से किस में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी? उसी में से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा. वेरी नाइस. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन तीनों में सबसे कम किसका है? वाटर. देख के बता रहे हो? हाँ वाटर सर. हाँ. उसके बाद कैरोसिन और उसके बाद टर्पेंटाइन. मतलब टर्पेंटाइन में स्पीड सबसे कम होगी. ठीक है. फिफ्थ देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब बताओ. अच्छा, यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखना चाहिए पर इन्होंने नहीं लिखा है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. इसका मतलब बताओ. हाँ. उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा. हाँ. धीमी. और रेशियो ऑफ व्हाट टू व्हाट इज 2.42. हाँ. देखो ये किसका है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ. डायमंड. हाँ. तो क्या मैं ऐसे लिखूं? ईटा डायमंड. अच्छा, ये ऑफ डायमंड है या विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड है? ऑफ डायमंड. ऑफ डायमंड. तो WRT क्या हो जाएगा? वैक्यूम. ठीक है. तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये ईटा 1 2 हुआ. ऑफ एंड 2. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वेरी नाइस. स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. और ये वैल्यू 2.42 है, ऐसा दिया हुआ है. तो इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना हो तो कैसे लिखोगे पता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड will be 2.42, which is known as a refractive index, which can be write as a eta diamond, WRT vacuum. इसलिए वैक्यूम ऊपर, डायमंड नीचे. यहाँ तक चीज़ें क्लियर? श्योर? ठीक है. जब भी वैक्यूम हो तब आपको एब्सोल्यूट लगाना ज़रूरी है. अगर एब्सोल्यूट नहीं लगाते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है. चलो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? लाइट एंटर्स एयर टू द ग्लास. हाँ, ये हवा और ग्लास का मामला है. ठीक है. और कौन सी चीज़ दी गई है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है? 1.50. मतलब 1 2 या 2 1. मान लो एयर 1 है, ग्लास 2 है, तो ये 1 2 है या 2 1 है? 1 2. ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास या ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर? हाँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 ये किसका है? मतलब 2 1 या 1 2? ग्लास का है या एयर का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ, तो क्या लिखेंगे? 2 1. समझ में आ रहा है? ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.50. ठीक है. फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन, हाँ, MED 1
जो कि है एयर अपॉन Speed of light स्पीड ऑफ लाइट in इन glass मेड टू यानी कि ग्लास। यहाँ तक चीजें सही जा रही है। तो ईटा 21 की वैल्यू कितनी है 1.50 और मीडियम 1 में ये किस में, ये तो वैक्यूम में है, ये तो एब्सोल्यूट है। हाँ तो यहाँ पे एयर की जगह पे वैक्यूम डाल दो, ये एयर मतलब हाँ ये देखो फिर से यहाँ पे फिर एयर टू लिखा तो यहाँ पे स्पेस टू ग्लास लिख देते ना, वैक्यूम टू ग्लास लिख देते। यहाँ पे एयर लिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रॉब्लम, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे वैक्यूम लिख दो, ठीक है, या फिर एयर लिख दो तो भी चलेगा। अच्छा क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वैक्यूम या एयर कुछ भी ले लो, दोनों अलग चीज है, क्योंकि टेबल देखो 9.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऑलमोस्ट सेम है 1.00033 ऐसा कुछ है ना। 1.0. हाँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। डेसिमल वैल्यू में भी 4th प्लेस के बाद फर्क आएगा, तो ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है जब हवा की बात हो रही हो। तो 1.50 इज इक्वल्स टू ये कितनी है 3 इंटू 10 पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हमें ढूंढना है ग्लास का, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ Vg वेलोसिटी इन ग्लास, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो Vg इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई 100। ना समझ में आया तो बताओ, ठीक है। 0 0 विल गेट कैंसल, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर ऑफ 8, 2 इंटू 10 पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। बट फिर भी चेक कर लेना, कहीं पे गड़बड़ हो तो मुझे बताना, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, श्योर, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही रखें, ठीक है। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, वही है आंसर की चेंज है। हाँ दिया है तो देख लो। इसके देते से अच्छा वो ब्लू बुलेट के नहीं है, ठीक है, देख लो फिर भी बताना। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, बाद में लेंसेज से शुरू करेंगे, ओके, ठीक है।